नमस्कार। पिछले वीडियो में हम तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों या ऐसा कह सकते हैं कि उसकी गृह नीति के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज के वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसने सितंबर 1320 ईस्वी से लेकर फरवरी 1325 ईस्वी तक शासन किया, उसकी सामरिक उपलब्धियों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक या गाजी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक शाह की उपाधि के साथ है वो दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनने के पश्चात उसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय सुल्तान पद की शक्ति और मर्यादा को जो क्षति पहुंची थी, उसकी पूर्ति करने का सर्वप्रथम प्रयास किया। यानी सिंहासन पर बैठने के पश्चात उसने सर्वप्रथम सुल्तान पद की न केवल मर्यादा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, बल्कि उन क्षेत्रों को भी पुणे दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण और प्रभाव में लाने का प्रयास किया जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह के समय दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण और प्रभाव से मुक्त हो चुके थे। इसी क्रम में उसने अपना जो पहला सैन्य अभियान है वो दक्षिणी भारतीय राज्य वारंगल के विरुद्ध भेजा। दक्षिण भारतीय राज्य वारंगल के विरुद्ध उसके द्वारा 2 सैन्य अभियान भेजे गए थे, एक 1321 में, दूसरा 1323 ईस्वी में। पहला अभियान पूर्णतया असफल रहा था और दूसरा अभियान है वो सफल रहा। दोनों ही अभियानों का नेतृत्व उसके पुत्र उलूग खान, जिसका मूल नाम जोना खान था, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान बना, जिसने 1351 ईस्वी तक शासन किया था, उसने दोनों ही वारंगल अभियानों का नेतृत्व किया। पहला अभियान 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपने पुत्र उलूग खान, जोना खान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली शाही सेना के साथ भेजा गया। वारंगल पहुंचने के पश्चात जोना खान यानी कि उलूग खान ने वारंगल के दुर्ग की है वो इतनी सख्त घेराबंदी की, परिणाम स्वरूप रसद जो मार्ग था वो काट दिया गया और दुर्ग में रसद सामग्री का अभाव होते देख वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने उलूग खान के सामने है वो संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा, परंतु उलूग खान ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। ऐसी स्थिति में प्रताप रुद्रदेव ने अपने प्रमुख सरदारों से विचार विमर्श करने के पश्चात अंतिम दम तक है वो लड़ने का निश्चय किया और तत्पश्चात प्रताप रुद्रदेव ने छापामार युद्ध पद्धति का सहारा लेकर शाही सेना का सामना करने का प्रयास किया। शीघ्र ही उसने छापामार युद्ध पद्धति का अनुसरण कर उलूग खान की जो वारंगल का घेराबंदी किए हुए जो सेना थी, उस शाही सेना और दिल्ली के मध्य के जो संपर्क मार्ग थे, संचार मार्ग, यातायात मार्ग, उन यातायात मार्गों पर वो अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली। परिणाम स्वरूप शाही सेना का दिल्ली से जो संपर्क है वो पूर्णतया कट गया। ऐसी स्थिति में शाही सेना में विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलने लगी, जिनमें एक अफवाह ये भी थी कि दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई है। और जब इस प्रकार की अफवाहें जोर पकड़ने लगी तो जोना खान उलूग खान को विवश होकर शाही सेना के साथ घेरा उठाकर तेजी से दिल्ली की ओर प्रस्थान करना पड़ा।
इस प्रकार वारंगल का जो पहला अभियान है वो पूर्णतः असफल रहा। अपने प्रथम वारंगल अभियान की असफलता से खिन्न गयासुद्दीन तुगलक ने 1323 ईस्वी में सख्त निर्देशों के साथ पुनः उलूग खान जोना खान को एक शक्तिशाली शाही सेना के साथ वो वारंगल भेजा। इस बार जोना खान ने पहले की भांति ही वारंगल की सख्त घेराबंदी शुरू की और इस बार उसने यातायात और संचार के जो संपर्क मार्ग थे उनको सुरक्षित रखने की ओर विशेष ध्यान दिया। और इस प्रकार की सख्त घेराबंदी का परिणाम यह निकला कि शीघ्र ही वारंगल का शासक प्रतापरुद्रदेव अपने परिवार और महत्वपूर्ण जो सरदार थे शीघ्र ही शाही सेना द्वारा पकड़ लिए गए। पकड़ने के पश्चात वारंगल के शासक प्रतापरुद्रदेव को दिल्ली भेज दिया गया और सुल्तान के निर्देशानुसार वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, यानी वारंगल पर वो केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर लिया गया और वारंगल का नाम परिवर्तित करके सुल्तानपुर रखा गया। वारंगल के बड़े बड़े जो वारंगल का जो काकतीय राज्य था उसके बड़े बड़े नगरों और कस्बों में वो तुर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल को सीधे दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाने का श्रेय दिया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की जो दूसरी सामरिक या सैन्य उपलब्धि मानी जाती है वो है उड़ीसा या उत्कल राज्य जाजनगर पर आक्रमण। देखिए, सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि उलूग खान जोना खान ने वारंगल अभियान से वापस लौटते समय उत्कल राज्य जाजनगर पर आक्रमण किया। यद्यपि इस आक्रमण का जो विस्तृत विवरण है वो उपलब्ध नहीं होता, केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है कि इस अभियान से जोना खान को बहुत से हाथी और विशाल धन है वो हाथ लगा, जिसे लेकर वह दिल्ली की ओर तेजी से लौट गए। गयासुद्दीन तुगलक की जो तीसरी उपलब्धि है वो मानी जाती है मंगोलों के विरुद्ध सफल सैन्य अभियान। देखिए, 1324 ईस्वी में जब युवराज उलूग खान एक विशाल शाही सेना के साथ दक्षिण अभियान पर था, उसी समय पश्चिमोत्तर भारत पर मंगोलों ने वो एक शक्तिशाली आक्रमण किया। यद्यपि शाही सेना का एक बड़ा भाग उलूग खान के नेतृत्व में दक्षिण भारतीय अभियान पर गया हुआ था, इसके बावजूद गयासुद्दीन तुगलक ने एक शक्तिशाली सेना का गठन कर सूचना प्राप्त होते ही बड़ी तेजी के साथ इस शाही सेना को मंगोलों के विरुद्ध भेजा और इस शाही सेना ने त्वरित गति से कार्य करते हुए मंगोलों के ऊपर है वो बड़ी तेजी के साथ आकस्मिक आक्रमण किए। इन अचानक आक्रमणों ने मंगोलों की कमर तोड़ दी और मंगोल है वो पराजित होकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक मंगोलों को वो 1324 ईस्वी में पराजित कर भारत से खदेड़ने में सफल रहा। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की जो चौथी प्रमुख सैन्य उपलब्धि या सामरिक उपलब्धि मानी जाती है वो है बंगाल पर अधिकार। देखिए, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, उस समय तक बंगाल का सूबा है वो दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त हो चुका था और जब वह सुल्तान बना उस समय बंगाल पर अधिकार करने को लेकर तीन भाइयों गयासुद्दीन, शहाबुद्दीन और नसीरुद्दीन के मध्य गृह युद्ध चल रहा था। इस गृह युद्ध में अंतिम रूप से गयासुद्दीन है वो सफल रहा, जो सबसे बड़ा भाई था गयासुद्दीन वो सफल रहा और बंगाल पर अधिकार करने में भी सफल रहा। इस पर सबसे छोटे भाई नसीरुद्दीन ने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से बंगाल पर पुनः अधिकार करने के लिए सैनिक सहायता की याचना की। बदले में उसने गयासुद्दीन तुगलक की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और गयासुद्दीन तुगलक ने एक विशाल शाही सेना के साथ
बंगाल की ओर प्रस्थान किया। तिरहुत नामक स्थान पर नसीरुद्दीन भी अपनी सेना के साथ है वो गयासुद्दीन तुगलक से आ मिला और यहीं पर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अपने सेनानायक जफर खान के नेतृत्व में एक सेना है वो गयासुद्दीन की राजधानी लखनौती पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। जफर खान ने वो तेजी से बंगाल की राजधानी लखनौती पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और गयासुद्दीन को वो बंदी बना लिया। बंदी बनाने के पश्चात नसीरुद्दीन को बंगाल का है वो नया शासक बनाया गया और नसीरुद्दीन ने गयासुद्दीन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार बंगाल है वो दिल्ली सल्तनत का पुनः एक अधीनस्थ सूबा बन गया। लखनौती से वापस लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर आक्रमण किया और तिरहुत पर अधिकार कर लिया और जब वह वापस लौटने वाला था उसी समय उसे सूचना मिली कि उसका पुत्र युवराज उलूग खान जोना खान प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव में आकर उसका शिष्य बन गया है और निजामुद्दीन औलिया ने शीघ्र ही उसके सुल्तान बनने की भविष्यवाणी की है, जिससे सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक है वो अत्यंत ही क्रोधित हो उठा और उसने तेजी से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। साथ ही उसने निजामुद्दीन औलिया को समाचार भिजवाया कि सुल्तान के दिल्ली पहुंचने से पहले ही वह यानी सूफी संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दे। जब यह समाचार निजामुद्दीन औलिया को मिला तो औलिया के मुख से ये शब्द निकले थे कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, और यह बात वास्तव में है वो सही सिद्ध हुई। बंगाल अभियान से जब गयासुद्दीन तुगलक वापस राजधानी लौट रहा था तो उसके स्वागत के लिए उसके पुत्र जोना खान यानी उलूग खान ने राजधानी तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर नामक स्थान में तेजी से 3 दिन के भीतर वो एक लकड़ी का एक महल तैयार करवाया और जब सुल्तान संध्या पश्चात अपनी सेना के साथ अफगानपुर पहुंचा तो उसने भी रात्रि विश्राम है वो अफगानपुर में ही करने का निश्चय किया और अगले दिन राजधानी में प्रवेश का निश्चय किया। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में शाम को शाही दावत के बाद जब अनेक तुर्की अमीर और अन्य लोग दावत के बाद जब महल से बाहर निकल आए, उसी समय अचानक लकड़ी का यह महल भरभरा कर गिर पड़ा और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक अपने छोटे पुत्र महमूद के साथ उसी लकड़ी के महल में दबकर मर गए। बर्नी ने अपने ग्रंथ में यह घटना है वो फरवरी मार्च 1325 ईस्वी की बताई है। इस घटना के ऊपर है वो समकालीन इतिहासकारों में भी मतभेद है। बर्नी और इब्न बतूता दोनों ने ही है वो विरोधाभासी तथ्य है वो प्रस्तुत किए हैं। बर्नी ने लिखा है कि जब सुल्तान अपने महल में था, लकड़ी के महल में, उसी समय महल पर है वो बिजली गिर पड़ी जिससे लकड़ी का महल भरभरा कर गिर गया और सुल्तान उसके नीचे दबकर मर गया। जबकि इब्न बतूता ने, जो कि मोरक्कन इतिहासकार था, उसने इस घटना के लिए उलूग खान जोना खान को उत्तरदायी ठहराया है। उसके अनुसार उलूग खान ने ही सुल्तान बनने के उद्देश्य से लकड़ी का महल इस प्रकार से बनवाया था कि उसके एक किनारे पर अगर हाथियों को लाया जाए तो महल स्वतः ही है वो भरभरा कर गिर उठे। इस प्रकार इब्न बतूता ने गयासुद्दीन तुगलक की हत्या के लिए मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खान उलूग खान को ही उत्तरदायी ठहराया है। जबकि समकालीन जो आधुनिक इतिहासकार है वो इस बात पर पूर्णतया सहमत नहीं है और वो इसे एक आकस्मिक घटना मात्र मानते हैं। अगले वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रारंभिक समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम मोहम्मद बिन तुगलक के नव प्रवर्तनों यानी उसके द्वारा जो नवाचार किए गए थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।